वेलकम टू ASMM ग्रुप में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। बेसिकली हम जो स्टार्ट किए हुए हैं अब तक SSC जेई प्लस गेट चल रहा है हमारा, और शाम को लाइव सेशन चल रहा है शाम को 7 बजे से। जो भी बच्चे देख रहे हैं शाम को 7 बजे से लाइव जुड़ जाया करें। उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, सिविल का जो स्टार्ट होगा अब मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ करेगा उस टॉपिक जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होना स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे गेट के हैं उनकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन थ्योरी उससे पहले आपको आनी चाहिए। तो जो बच्चे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और सेशन बेहतर हो सके, और हमें अपने कमेंट और सुझाव देना ना भूलें, जिससे कि हम आपको और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक क्या है कि एंट्रोपी इज पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी इज अ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंट्रोपी बेसिकली क्या है? एंट्रोपी इज अ एंट्रोपी इज अ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एंट्रोपी क्या है? एक रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी को हमने क्या बोला? एंट्रोपी बोला। यानी कि एंट्रोपी का मतलब है, अगर ऐसे समझ सकते हैं तो, किसी मॉलिक्यूल्स आपके कैसे घूम रहे हैं, ये जिगजैग फॉर्म में घूम रहे हैं, टेढ़े मेढ़े, इन्हीं को हमने क्या बोला है? एंट्रोपी। और एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो वही लिखा हुआ है, एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमने बोला था बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या है? वो विदाउट लॉस है। कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। अगर रिवर्सेबल है तो इसका मतलब लॉसेस नहीं हो रहे हैं। तो इसी को बोला गया रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और रिवर्सेबल एडियाबैटिक में एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट कॉल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है उसको क्या बोला गया है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला गया है। क्या बोला गया है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जो बच्चे हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक तो मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एंट्रोपी प्रोसेस नीड नॉट टू बी एडियाबैटिक। आइसेंट्रोपिक जरूरी नहीं है कि वो नॉट बी एडियाबैटिक प्रोसेस का हो, as the entropy during the particular process may be kept constant by heat transfer to या from the system। या तो सिस्टम में हीट आ रही है जा रही है, मतलब मैं ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सिस्टम में या किसी सिस्टम में हीट आ रही है या सिस्टम से हीट जा रही है, तो भी मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट रह सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा मैं अगर मैं बात करूं रियल प्रोसेस की बात करूं तो एंट्रोपी अगर हीट आ रही है जा रही है तो यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, हमने बोला, तीसरी बात हमने बोली तीसरे पॉइंट में कि हमने बोला कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। भैया जब आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, मान लीजिए किसी सिस्टम में आपके लिए 1 लीटर पानी लिया हुआ है, 1 लीटर क्या लिया है? वाटर लिया हुआ है। अब आप इसको हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो जब इसको गर्म कर रहे हो तो ये क्या जा रहा है? हीट जब आपको सप्लाई कर रहे हो तो मॉलिक्यूल रेंडमनेस में आ रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है? वर्क डन जा रहा है। टरबाइन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ आपने क्वांटिटी ली होगी। अगर बगैर क्वांटिटी के आप टेम्परेचर जनरेट नहीं कर सकते, इसके लिए क्वांटिटी ऑफ हीट विच शो द पॉसिबिलिटी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। बात क्लियर हो गई? द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज स्मॉल एंड हीट इज एडेड। ये एडेड है, ADDED, ये छोटा सा लिख देता हूं, एडेड टू हाई टेम्परेचर एंड ग्रेटर हीट एड। मतलब मैं ये कहूं, सिंपल सी बात है कि अगर किसी का हाई टेम्परेचर है तो वहां एंट्रोपी बहुत हाई होगी, जहां एंट्रोपी कम है इसका मतलब हीट वहां कम होगी, यानी कि लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मिनिमम एबिलिटी फॉर कन्वर्जन इनटू वर्क। द मिनिमम एंट्रोपी देयर इज ए मैक्सिमम। अगर यह ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एबिलिटी, ये एबिलिटी मतलब कि ये वर्डन से रिलेट है। एबिलिटी जो है वो वर्डन से रिलेट है। फॉर कन्वर्जन इनटू
वर्क एंड मिनिमम एंट्रोपी देयर मैक्सिमम एबिलिटी कन्वर्जन इनटू वर्क। अच्छा, अगर मेरी एंट्रोपी बहुत हाई है, अगर मेरी एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब एंट्रोपी हाई का मतलब हो गया, एंट्रोपी हाई का मतलब है रैंडमनेस बहुत हाई है। अब जब रैंडमनेस हाई है मतलब एंट्रोपी एंट्रोपी हाई है, तो एंट्रोपी हाई का मतलब रैंडमनेस हाई है। अगर रैंडमनेस हाई है तो इसका मतलब एंट्रोपी हाई का मतलब है एनर्जी का लॉस ज्यादा हो, एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, और आप जो कन्वर्जन करना चाह रहे थे उतना कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एंट्रोपी लो है, अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी मिनिमम है तो इसका मतलब है एनर्जी लॉस मिनिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी लॉस मिनिमम होगा, और उस मिनिमम को हम मैक्सिमम में वर्क में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत आए तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत आई, इतना नोट कर लीजिए, आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट करके चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासियस थ्योरम। तो क्लासियस थ्योरम में हम एक डायग्राम लेते हैं। पहले तो क्लासियस थ्योरम में क्या कहा, ये एक हमने डायग्राम लिया जो कि एक इनिशियल से फाइनल की ओर गया। ठीक है, इनिशियल से फाइनल की ओर गया। जब इनिशियल से फाइनल की ओर गया तो हमने उसको दो एडियाबैटिक प्रोसेस से जोड़ दिया। कहां से जोड़ा, दो एडियाबैटिक प्रोसेस से जोड़ा, एक एडियाबैटिक ए लिया और, और उसके बाद एक एडियाबैटिक ये प्रोसेस लिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये वाला, इसको बोला गया एडियाबैटिक, और ये भी प्रोसेस बोला गया एडियाबैटिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये जो मेरा जो प्रोसेस है, ये जो ब्लैक वाला है, ये आइसोथर्मल है। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये मेरे डायग्राम टीवी में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, एक प्रोसेस हमने चलाया है, कोई भी इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो लिखा था रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस में भी ड्रॉ ए बी, इसको नाम दे दो ए बी। ये थोड़ा सा इसको ये ले लो, ये मेरा हो गया ए पॉइंट, ये मेरा हो गया बी पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो मैंने बोला कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी ड्रॉ, एक मैंने ए बी ड्रॉ किया आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सच दैट द एरिया अंडर द कर्व आई ए बी एफ, आई ए बी एफ। ठीक है, जो किसके बराबर है, इनिशियल फाइनल के बराबर है। मतलब एरिया जो है, अगर मैं लिखना चाहूं तो एरिया आई ए बी एफ इज इक्वल टू एरिया आई एफ, दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है भाई, बराबर कर लीजिए। अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ, यहां लिख देते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या कहता था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू को इनिशियल टू फाइनल, और इसको क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और डब्ल्यू आई एफ, इनिशियल टू फाइनल। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने बोला कि अगर हीट जो है वो आई ए बी एफ, आई ए बी एफ इक्वल्स टू जो है हीट है आई एफ के बराबर है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, Q इज इक्वल टू आई ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस क्यू इज इक्वल टू आई एफ, सॉरी बी एफ, बी एफ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई एफ। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये वाले आई ए वाले जो प्रोसेस हैं
वो क्या है, वो एडियाबैटिक है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ Q इज इक्वल टू ए बी जो है वो Q इज इक्वल टू आई एफ के बराबर। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये हुआ हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस ले लो वो आइसोथर्मल प्रोसेस के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां लिख सकता हूं हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर in the process is equal to the heat transfer, equal to the heat transfer in the isothermal process, इस आइसोथर्मल प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हुई कि जितनी हीट आई एफ से जा रही है उतनी हीट आई ए बी एफ से जा रही है, उतनी हीट आई एफ से ट्रांसफर हो रही है। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कंसिडर किया, एक हमने कंसिडर किया सर्कल। ठीक है, एक सर्कल कंसिडर किया और उसको बहुत इनफाइनाइट लाइंस में काट लिया, और इसको किनारे से काटेंगे, इनफाइनाइट लाइन में इसको काट लिया, छोटी छोटी लाइंस में काट लिए। काट लो भाई, बहुत छोटी छोटी लाइंस में काट लिया। ठीक है, यहां से हीट आ रही है मेरी डेल्टा क्यू, और हीट मेरी जा रही है डेल्टा क्यू। या इसको दे दो Q1 दे दो, इसको Q2 बोल दिया, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है गोल गोल, इसको बोल देंगे एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट मेरी 0 है। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां से जो ये जो लिया गया है इसको बोलेंगे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। बाय द टेम्परेचर स्केल, बाय टेम्परेचर स्केल, क्या कहता था, टेम्परेचर स्केल ये कहता था जिसकी हीट होगी उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डेल्टा Q1 डिवाइड बाई T1 बराबर डेल्टा Q2 डिवाइड बाई T2। मेरी ये बात क्लियर हुई। अब हमने ये बोला कि हीट आती पॉजिटिव, भाई हम बेसिक बोल चुके हैं, हीट आती पॉजिटिव जाती नेगेटिव, इसका नेगेटिव लगा दो, क्योंकि हीट आ रही है पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव। तो डेल्टा Q1 ये बन गया T1, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा Q2 और ये T2 बराबर 0। ऐसे सिमिलर बहुत सारे प्रोसेस है तो सिमिलर लिख दो, सिमिलर। ठीक है, डेल्टा Q3 अपॉन T3 प्लस डेल्टा Q4 अपॉन T1। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, सबको जोड़ दो। क्या किया हमने, सबको जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो प्रोसेस बन गया डेल्टा Q1 अपॉन T1 प्लस डेल्टा Q2 अपॉन T2 प्लस डेल्टा Q3 अपॉन T3 प्लस डेल्टा Q4 अपॉन T4। और भी होंगे तो और भी जोड़ दो, मैंने इतने लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जब मैंने जोड़ दिए तो अब ये साइकिल सब क्या है, किसमें हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लोज साइकिल में सब कुछ चल रहा है, तो डेल्टा Q डिवाइड बाई T ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। तो लिखा जाएगा द साइकिल, द साइकिल इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q डिवाइड बाई T फॉर रिवर्सेबल cycle is equal to 0, known as इसको क्या बोला गया है, इसको क्लासियस थ्योरम क्या बोला गया है,
क्लॉसियस थ्योरम। मेरी बात क्लियर हुई? इसको क्या बोला गया? क्लॉसियस थ्योरम बोला गया। अब जो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, इसको हमने बोला, ये जो आया ये क्लासियस थ्योरम आया, जो साइक्लिक इंटीग्रल, इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? एक आर लगा देते हैं। एक बार पूछा गया है, इसको आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं एम्फेसिस। इस आर को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस, एम्फेसिस। ठीक है। और ये सिर्फ वैलिड है, जो आर जो वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर रिवर्सेबल साइकिल के लिए वैलिड है। इतनी बात क्लियर हुई? किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर रिवर्सेबल साइकिल के लिए वैलिड है। यहां तक नोट करिए बेटा। और ये आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, गेट को तो ध्यान रखेंगे, सारे डिप्लोमा के हैं उनको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है? हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई टीवी डायग्राम, तो ये टीवी डायग्राम है, हमने बोला दो प्रोसेस दिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। दो प्रोसेस हैं, दो पॉइंट है मेरे पास, एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है। एक जाने के लिए रास्ता है और दूसरा आने के लिए रास्ता है। एक जाने के लिए, एक आने के लिए। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था? इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू। अभी हमने पढ़ा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर 0। ठीक है। अब हमने दो प्रोसेस लिए, दोनों प्रोसेस में लगा दो, लगा दो तो ये हो जाएगा प्रोसेस 1 से 2 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी प्लस 2 से 1 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी बराबर 0। ये आर टी पॉजिटिव है, जाती निगेटिव है। इतनी बात क्लियर हुई? चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं, यहाँ पे इसको हमने लिखा डेल्टा क्यू अपॉन टी 1 से 2, और ये आर तो नीचे लग ही चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ लिख लो आर, चाहो तो इसको यहाँ लिख लो, और इसको यहाँ लिख लो, बाहर निकाल दिया। ठीक है। और उसके बाद बराबर 2 से 1, और ये माइनस हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। इतनी बात क्लियर हुई? इस डेल्टा क्यू को हमने क्या लिखा, इसको हम चेंज कर दें। हम इसको क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें। ये प्रोसेस में अगर मैं ये करूं 1 से 2 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं 1 से 2 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी, भाई यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बचा, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंट्रोपी लिख सकता हूँ, भाई है भी। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी, और ये फेजेस चल ही रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉल कॉल प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। इसको डिनोटेड बाई एस। किससे करेंगे? डिनोटेड बाई एस से करेंगे, तो यानी कि डेल्टा एस जो है वो हो गया, लिख सकते हैं इनिशियल 1 से लिख लो, इनिशियल टू फाइनल लिख लो, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है। और ये आर तो चलेगा। तो ये मेरा एक डेरिवेशन ये हो गया। ठीक है। चलिए अब आगे हम इसको समझते हैं थोड़ा। थ्योरी में लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग कैन बी परफॉर्म द क्वांटिटी
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, इट्स ए फंक्शन ऑफ इनिशियल, जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू ये लिखा हुआ है यहां पे, ये ऐसा होगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी इज ए फंक्शन, यहां से काट दिया, इज ए फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एंट्रोपी अगर एस स्मॉल एस है तो किलो जूल पर केजी में हो जाएगी, और अगर कैपिटल एस है तो किलो जूल में रहेगी, यानी कि ये यही वैल्यू इंटेंसिव कहलाएगी, इंटेंसिव, और यही वैल्यू कैपिटल एस एक्सटेंसिव कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो जब इंटेंसिव बोला तो इंटेंसिव कैसा है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दिस प्रॉपर्टी नोन एज द एंट्रोपी, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम की, और इसी को हमने क्या बोला है, एंट्रोपी, प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रोपी बोला। द ट्रॉपीज, ट्रॉपीज का मतलब है, ट्रॉपीज यहां देखिएगा, ट्रॉपीज लिखा हुआ है, ट्रॉपीज ए पॉइंट फंक्शन, ट्रॉपीज ए पॉइंट फंक्शन, या और लिखा हुआ है, और स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी यूज क्लासियस, एंट्रोपी किसने यूज की थी, क्लासियस ने यूज की थी, टेकिन द ग्रीक वर्ड, टेकिन द ग्रीक वर्ड ट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब है मीन मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम चेंज करना, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लेना। इतनी बात क्लियर हुई, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लेना, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इंक्रीज एंट्रोपी इज obtained from a given क्वांटिटी, जो भी आपकी क्वांटिटी है, जो भी 1 लीटर 4 लीटर, उससे आप क्या है, इंक्रीज एंट्रोपी कर रहे हो, और ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन क्वांटिटी, उससे प्राप्त कर रहे हो, ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं, हम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का जो वर्ड है, इनइक्वालिटी ऑफ क्लासियस, इसको सबसे पहले यूज किया गया था RJE क्लासियस, इनका पूरा नाम था RJE क्लासियस, और ये फाउंडर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि क्लासियस इक्वालिटी होती क्या है, तो हमने सबसे पहले एक एक प्रोसेस लिया, एक प्रोसेस लिया ऐसे कर, ठीक है, और उसको इनफाइनाइट स्टेप पे हमने कन्वर्ट कर लिया, काट लिया उसको, इनफाइनाइट स्टेप में काट लिया। ठीक है, और एक हमने नीचे ले लिया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, क्या ले लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की एक लाइन ले ली। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो है सबके सब, अभी बोला था ये जो गोल सर्कल्स में आ रहा है ये सब एडियाबेटिक है, सबके सब एडियाबेटिक हैं, या रिवर्सेबल एडियाबेटिक बोल दो, और ये जो लाइंस हम खींच रहे हैं, और यहां से हीट आएगी पॉजिटिव, मान ली इसको एक डॉटेड डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहां से हीट आ रही है डेल्टा क्यू, और इससे हीट जा रही है डेल्टा क्यू, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। ठीक है, हमने बोला कंसीडर ABCD, ए बी सी और ये डी। ठीक है, हमने क्या किया, एक, और ये जो डायग्राम चल रहा है वो TS डायग्राम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, TS डायग्राम चल रहा है, कंसीडर ABCD, कंसीडर ABCD। ठीक है, हमने बोला कि
लेट ए बी जो है द जनरल प्रोसेस। जनरल, कोई भी जनरल प्रोसेस हमने ले लिया, जनरल प्रोसेस डिवाइड इनटू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकिल। एक्सपेरिमेंट साइकिल, चलिए ठीक है, हमने ले लिया। आगे बात करते हैं। हमने बोला एफिशिएंसी जो है, जनरल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है कभी ज्यादा नहीं हो सकती, किससे? रिवर्सेबल से। ये तो हमको पता है। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 - डेल्टा Q2 डेल्टा Q1 या डेल्टा Q, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी? 1 - डेल्टा Q2 डेल्टा Q। ये जो डेल्टा Q हम लेके चल रहे हैं, ये डेल्टा Q है बेटा, ये डेल्टा Q है, ठीक है, डेल्टा Q लेके चल रहे हैं, बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमने डेल्टा Q बोला था, इसको बोल दिया हमने रिवर्सेबल साइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, क्या बचा? यहाँ बचेगा माइनस का डेल्टा Q2 डिवाइड बाई डेल्टा Q बराबर, सॉरी बराबर तो नहीं है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Q2 डिवाइड बाई डेल्टा Q। किसके लिए? रिवर्सेबल के लिए, ठीक है। अब हमने इनक्वालिटी को चेंज किया, इनक्वालिटी को बदला, तो फंक्शन बन जाएगा मेरा डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा Q2 ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड, क्योंकि मैंने माइनस हटा दिया है, ठीक है, तो चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, डेल्टा Q2 फॉर रिवर्सेबल, ठीक है। अब हमको पता है बाई टेम्परेचर स्केल, बाई टेम्परेचर स्केल क्या हो जाएगा? Q1 या कह सकते हो सिंपल Q अपॉन T इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2, या कह सकते हो Q1 अपॉन T1 Q2 अपॉन T2, हमने बात की थी, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए उठाकर, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा Q, ठीक है। और ये हो जाएगा रिवर्सेबल में T अपॉन T2 और रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए इसको ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा Q, इसको इधर ले आइए, डेल्टा Q डिवाइड बाई T इक्वल टू डेल्टा Q2 डिवाइड बाई T2। ये वैलिड है फॉर एनी प्रोसेस के लिए, वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, सभी के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। चलो इतनी बात क्लियर हुई। ये मेरा एक फॉर्मूला इनक्वालिटी निकल कर आ गई। चलिए अब हम आगे समझते हैं। हमने जो इनक्वालिटी निकाली थी, तो कुछ चीजें हम समझेंगे। अगर वैल्यू अगर लिखी हुई है कुछ इस तरीके से, डेल्टा Q डिवाइड बाई T बराबर 0, ये किसके लिए है? ओनली फॉर, ओनली एसएससी में बेटा यही पूछा गया था, ओनली फॉर रिवर्सेबल, रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। अगर वैल्यू डेल्टा Q डिवाइड बाई T इज लेस देन 0 फॉर इरिवर्सेबल ओनली, ठीक है। अगर ये वैल्यू डेल्टा Q डिवाइड बाई T ग्रेटर देन 0 है,
तो इम्पॉसिबल, भाई जीरो से बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, या कह सकते हो इट्स वायोलेट्स द सेकेंड लॉ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, ये जो लिखा हुआ था डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं वैलिड फॉर रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, ठीक है, लॉसियस, इनइक्वालिटी, लॉसियस इनइक्वालिटी, ट्रॉपी एंड the cyclic integral cyclic integral of any property is zero, any property is zero। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, थोड़ा टफ टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कैन नॉट इंटरसेक्ट फॉर ईच अदर। दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। चलिए तो मैं इनका मानना जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को आगे। इनका मानना है तो देखो बेटा, उन्होंने कहा है कि टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अगर कट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हमने बोला कि एक पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है और दो एडियाबैटिक पाथ है, ये दो एडियाबैटिक पाथ हैं, ये दोनों ही, और ये दोनों ही कैसे हैं, एडियाबैटिक है, ठीक है। और यहां से एक हमने मिला दिया ए और बी, इसको हमने बोल दिया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने यहां पे कट किया, अगर ये कट करेंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी। किसी एक पॉइंट पर दो प्रॉपर्टी या दो डायरेक्शन होना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बन जाएगा, मतलब ये सिंगल सोर्स पे काम कर रहे हैं जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मतलब एक इंजन है और इंजन जो है वो एक पंप को चला रहा है, मतलब सिंपल सोर्स है, सिंक तो इनका है ही नहीं, ठीक है, सिंक तो इनका है ही नहीं, तो सिंगल सोर्स पे तो कोई काम ही नहीं कर सकता। तो वही लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक और वन टेम्परेचर, यानी कि दो हमने एडियाबैटिक ले लिए और एक टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस ले लिया। दिस साइकिल इम्पॉसिबल बिकॉज हियर टू ऑब्टेन नेट वर्क आउटपुट वाइल एक्सचेंजिंग हीट ए सिंगल, कभी एक सिंगल हीट रिजर्वायर से नहीं कर सकते हम, उसको दूसरा सिंक चाहिए, मतलब जो आपने खाया वो रिलीज भी करोगे, ठीक है, हीट रिजर्वायर इट वायलेट कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लांक क्या कहता था, एक सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रहा था जो कि इम्पॉसिबल वैल्यू थी ऑफ द सेकंड लॉ। सो वे से दैट टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, कभी भी दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते, यानी कि दो प्रॉपर्टी बन जाएगी। लिखा नेक्स्ट पॉइंट है, वन कैन पास ओनली वन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक पॉइंट से सिर्फ एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पास होगा, दो नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है, एडियाबैटिक टू प्रॉपर्टीज लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, अगर ऐसा होता है तो यहां पर इस पॉइंट पर दो प्रॉपर्टी बन जाएंगी, दो डायरेक्शन बन जाएंगी, और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात,
कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता था हमेशा डायग्राम हमेशा ऐसा होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए तो दूसरा सिंक भी होना चाहिए। अगर ये मेरे पास सोर्स है तो मेरा दूसरा सिंक भी होना चाहिए। ये हीट इंजन है, ठीक है, और W दे रहा है, यहां पर मेरी Q1 है, तो मेरा ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। कितना नोट करिएगा बेटा, ये सारी वैल्यू नोट करिए यहाँ पे जरा, ये सारी वैल्यू नोट करिए। चलिए नोट हो गई। अब चलते हैं सम स्टैंडर्ड एंट्रोपी सिचुएशन के ऊपर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस पर डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरा, पहला है सम सिचुएशन में एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड और टू टू सॉलिड ब्लॉक, ठीक है, PROUGST प्राउट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को क्या करा, कॉन्टेक्ट किया, दो मिक्सिंग है एडियाबैटिक, कॉन्टेक्ट टू अटेन ए कॉमन इक्वलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक चैम्बर लिया, ले लो भाई, इसको मैंने क्या किया, इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट कर दिया, ठीक है। अब इंसुलेट करने के बाद, इंसुलेट कर दिया, और इसके दो चैम्बर है, मैंने दो चैम्बर लिए हैं। एक चैम्बर में मैंने एक M1 P1 और टेम्परेचर T1, और दूसरे में M2 C2 T2, मतलब दोनों गैस अलग अलग हैं, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, हमको पता था कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW। जब ये इंसुलेट है तो इसका मतलब हीट जीरो होगी, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की इंटरनली डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब तो यही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, M1 T1, और इसको बोल दो T इनिशियल टेम्परेचर और T फाइनल। कोई ना कोई टेम्परेचर जब हम इसको मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई एक फाइनल कॉमन टेम्परेचर आएगा। तो हीट आती पॉजिटिव, तो पहले क्या जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, और दूसरा डेल्टा U माइनस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 C2 और T2 माइनस T फाइनल। कितनी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर हो रही है। ये वाला भी पॉइंट T फाइनल से T इनिशियल तक जाएगा, और ये भी T फाइनल T2 तक जाएगा, क्योंकि वैल्यू T2 है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी होगा, हीट आती पॉजिटिव है जाती नेगेटिव है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली ऐसा लिखा जाएगा T फाइनल माइनस T2, ठीक है, लेकिन माइनस की वजह से ये लिख दिया T2 माइनस T फाइनल। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। चलिए अब आगे पॉइंट, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर सबको, M1 C1 को, M1 C1 TF और माइनस M1 C1 T1 बराबर M2 C2 T2 माइनस M2 C2 T फाइनल। ठीक है, चलिए अब यहां से टी फाइनल एक साथ ले लिए, तो इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो टी फाइनल मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। टी फाइनल निकालने के बाद ये बचेगा M1 C1 प्लस M2
C2। और इधर निकालेंगे M1 C1, इधर इसको इधर ले आओ, ये वाली जो वैल्यू इसको इधर ले आओ, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 और T2। ठीक है, चलो अब टी फाइनल की वैल्यू हमने कॉमन वैल्यू निकाल ली, क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। ठीक है, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइड बाई M1 C1 प्लस M2 C2। अगर मैंने बोला एज्यूम कर लूं, एज्यूम क्या कहा, M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू M, और C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू C ले लूं, तो मेरे पास कॉमन वैल्यू आ जाएगी टी फाइनल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर एम और सी कॉमन से कॉमन ये कट जाएंगे साहब, तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास ये वैल्यू बचेगी, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। हाई स्कूल में पढ़ा होगा AM, अर्थमेटिक मीन। इतना नोट करिए बेटा आप लोग, इतना नोट करिए, नोट हो गया यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अब यही सिचुएशन को हमने बोला, हमने पढ़ा डेल्टा Q इजिकल टू TDS, पढ़ाई था हमने। तो डेल्टा एच इजिकल टू MC, डेल्टा Q को तोड़ लिया ना, MC डेल्टा T डिवाइड बाई T। इसको अब इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा M1 C1 ln और T फाइनल डिवाइड बाई T1। ऐसे ही डेल्टा S2 दूसरे वाले के लिए, दूसरे लिक्विड के लिए बात करेंगे, M2 C2 ln T फाइनल डिवाइड बाई T2। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स तो बराबर डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आएगी M1 C1 ln T फाइनल डिवाइड बाई T1 प्लस M2 C2 ln T फाइनल डिवाइड बाई T2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको। यहां तक देखिए, अब हमने क्या किया, इन लॉग जो लॉग है वो बाहर निकालो, लॉग को क्या करें हम बाहर निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ये हो जाएगा, एम सी तो कॉमन ले लो, एम इंटू सी इसको 1 कर लो, तो एल एन, और टी फाइनल क्या हो जाएगा, टी फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, T1, ये अंडर रूट में नहीं आएगा, ये सिंपल ही रहेगा वैसे तो, T1 T2, ये क्या आ जाएगा, ये ये आ जाएगा ये आ जाएगा T1 और T2। ठीक है, कितनी बात की होगी, लॉग प्रॉपर्टीज को आगे निकाल लो, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ यूनिवर्स टू MC ln T फाइनल डिवाइड बाई T1 T2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, इसको बोलेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो हमको याद रखना है, जो बेसिकली गेट वाले हैं उनको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बोलो। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसको बोलेंगे मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन। हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक एक इंजन लिया। ठीक है,
हमने क्या लिया, एक इंजन लिया। क्या लिया हमने, एक इंजन लिया। और इंजन को इंजन को हम क्या बोल रहे हैं, इतना नोट करिए बेटा जरा, 2 मिनट। ठीक है, अब हमने एक इंजन ले लिया और यहां से कुछ इस तरीके से बना लिया। ये मेरा सोर्स है T1, उसकी हीट Q1। ठीक है, ये मेरा इंजन है, हीट इंजन, जहां से मुझे मैक्सिमम वर्धन मिलेगा। ये Q2 मेरा बाहर जा रहा है, ये मेरा T2 हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी हीट की तो क्या हो जाएगा, ये हीट क्या हो जाएगा, M1 C1 और T1, यही तो होगा इसके लिए। और इसके लिए हीट क्या हो जाएगा, M2 C2 T2, ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। चलिए, अगर मैं लिखूं Q1 की वजह में स्पेसिफिक हीट निकाल रहा हूं Q1 की, तो कहां से क्या निकाल रहा हूं, टी इनिशियल से टी फाइनल तक जा रहा हूं। भाई कोई ना कोई टेम्परेचर फाइनल तो होगा। तो इसका मतलब मैं जा रहा हूं M1 C1 T1 माइनस टी फाइनल तक। ठीक है, टी फाइनल। और Q2 जो मैं निकाल रहा हूं वो M2 C2 और टी फाइनल माइनस T2 तक जा रहा हूं। ठीक है, और इसके आगे यहाँ लाइन मार लो। ठीक है, चलो, कितनी बात क्लियर हुई। तो लिखेंगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी कभी यूनिवर्स की बढ़ती नहीं बेटा, कांस्टेंट रहती है, जैसी की वैसी रहेगी। तो डेल्टा S1 पहले वाले के लिए प्लस डेल्टा एस इंजन के लिए प्लस डेल्टा S2 बराबर, तीनों की एंट्रोपी लिखी। हमेशा ध्यान रखना बेटा, हीट इंजन की एंट्रोपी हमेशा जीरो होती है। ठीक है, थ्योरेटिकली। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे M1 C1 ln टी फाइनल डिवाइड बाई टी इनिशियल। अगर ये किसी को बात समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दी है वैल्यू। ठीक है, ताकि इसका यूज आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में होगा, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने वही बात की, M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू M और C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू C। तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा S, सारी चीजें हो जाएंगी खत्म, तो क्या बचेगा, M C ln टी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई T1 और T2, यही बचेगा। इसके आगे हम क्या लिखते हैं, हमने बोला डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, वो जीरो था, जीरो कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या बचेगा मेरे पास, टी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई T1 T2। और अगर एलन इधर के लिए जाओ तो एलन जीरो क्या होता है, 1 होता है, लिख दो 1 बेटा। तो टी फाइनल जो आ गया मेरा अंडर रूट T1 T2। इसको क्या बोला मैंने, ज्योमेट्रिक मीन बोला, क्या बोला, GM ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम वर्डन, W मैक्स निकालना है। तो मैक्सिमम वर्डन क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, सब लोग जानते हैं। ठीक है, MC T1 माइनस टी फाइनल और माइनस टी फाइनल प्लस T2, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि W मैक्स जो निकाल रहे हैं, वो जो वैल्यू है M इंटू सी, क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 और माइनस, ये दोनों को जोड़ दो, 2EF। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से जो वैल्यू है 2 इंटू सी, चलो पहले ऐसा करो, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, और ज्यादा शॉर्टकट मत लो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2, एक तो 2 यहीं रह जाएगा, 2M इंटू सी, ये यहीं रह जाएगा। और अंदर चला जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, जो डिवाइड वाला जाएगा ये यहाँ रह जाएगा, और यहाँ से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी फाइनल बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया एक, तो ये फार्मूला गया 2M इंटू सी, ये क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। यहां से ये वैल्यू रख दो इसके निकाल के, तो ज्योमेट्रिक मीन बन गया एक, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, W मैक्सिमम का। यहां तक किसी को दिक्कत हो बोलो बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत, चलो। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, W मैक्सिमम एक और फॉर्मूला है, मैं यहां से इसको कलर चेंज कर लेता हूं।
ठीक है। ये जो लिखेंगे m × c T1 + T2 -2 √T1 T2 वैल्यू पुट कर दी बस, और कुछ नहीं करा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं m × c √T1 +√T2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, चाहो तो इसको प्लस माइनस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं पंप के लिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं पंप कंडीशन। अभी हमने हीट पंप की बात करी, मिक्सिंग फ्लूइड की बात की, अब बात कर रहे हैं पंप की। तो बेटा पंप में क्या हो रहा है, पंप बना लो। ये मेरा क्या था, T1 था, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया, ये मेरा T2 हो गया। और इसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ रहा है, दे लो बेटा। तो ये क्या है, मेरा पंप है, P फॉर द पंप। ठीक है, ये जो T1 जो है वो T2 तक जाएगा, और जो T1 है वो T फाइनल तक जाएगा। इतना ध्यान रखना बेटा, जैसा बोला गया वैसे ही ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम पहले के लिए, प्लस डेल्टा एस दूसरे के लिए, और डेल्टा एस ऑफ पंप के लिए, तो वो तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इनकी वैल्यू लगा रहे हैं, m/c/T final/T1 +m/c/Ln/T2/T1 बराबर जीरो। बाहर निकालेंगे m/c/Ln, जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉग सिस्टम Tf/T1 × T2/T1, और ये Ln जीरो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो ये काट दो Ln से, m तो 1 0 हो ही गया, इनको 1 मान के छोड़ दो, m को 1 मान के छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब अब आगे चलते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी T फाइनल, यहाँ से जो निकल के आएगा वो T1² / T2 निकल के आएगा। ठीक है, तो वी नो दैट डेल्टा DW =डेल्टा Q, हम जानते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो Q1 - Q2। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू, सॉरी Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/c, और कहां से कहां जा रहा है, T1 से T फाइनल तक जा रहा है, डेल्टा T, प्लस m/c कहां से जा रहा है, T2 से T1 तक जा रहा है, इंटू डेल्टा T। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, अब हम लिखेंगे m/c T फाइनल -T1 और माइनस T1 - T2। ठीक है, तो m/c T फाइनल +T2 -2 T1। ठीक है, तो W मिनिमम, हमको हम मिनिमम वर्क दे रहे हैं, इंटू C, क्या बचा, T1 का स्क्वायर /T2 +T2 -2 T1। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमम वर्डन आ गया इंजन के लिए, मेरा मैक्सिमम वर्डन फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसको चाहो तो आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत आई तो बोलिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जो टीएस डायग्राम है, जो टीएस डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम ऑलवेज शो द हीट, हमेशा हीट को शो करता है। मेरी इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, बाकी किसी को दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा।
वैसे टॉपिक में कुछ खास है नहीं, लेकिन जो डिप्लोमा के हैं वो थोड़ी सा रिवर्सेबल इरेजल वगैरह में पढ़ लीजिएगा, और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो ये इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन बीटेक वाले इसको देखना ना भूले, बीटेक वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।